किसी कोई ना कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो गया है, सही है। किसी जगह पे मसला है जिसकी वजह से हमारे साथ वो जो ब्लीड हो रहा है वो रुक नहीं रहा, सही है। वो तो बाद में हमने जब पहले आपको फिजियोलॉजी समझ आ जाए कि जब ब्लड कट लग जाए और ब्लीडिंग हो रहा हो ना, वो हमारे साथ नॉर्मली कैसे, उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है, सही है। और उससे भी पहले ये पता होना चाहिए ना कि हमारे बॉडी में देखो नॉर्मली अब हमारे साथ कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है ना, इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ये हमारे साथ क्लॉट क्यों नहीं हो रहा, वाई, रीजन क्या है कि हमारे साथ नॉर्मली ब्लड क्लॉट क्यों नहीं हो रहा, सही है। ये भी एक क्वेश्चन है, सही है। इसका रीजन ये है ना कि हमारे साथ जो एंडोथेलियल सेल होते हैं, एंडोथेलियल सेल, देखो हमारे साथ ये ब्लड वेसल है ना, ब्लड वेसल, इस ब्लड वेसल के हमारे साथ ये जो वॉल है ब्लड वेसल का, इसके 3 लेयर्स होते हैं, ब्लड वेसल के 3 लेयर्स। इसका जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम ट्यूनिका एडवांटिशिया, इसका जो मिडल में लेयर है उसको हम ट्यूनिका मीडिया, और जो इनर मोस्ट लेयर है उसको हम ट्यूनिका इंटीमा। और ये जो ट्यूनिका इंटीमा है इसमें ऊपर इस तरह एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, एंडोथेलियल सेल। अब ये एंडोथेलियल सेल जब हेल्थी होती है, सही है, तो इसका एक फंक्शन होता है, और जब ये डैमेज हो जाए तो इसका जो हमारे साथ फंक्शन है वो अल्टर हो जाता है। वो फिर ये एंडोथेलियल सेल, डैमेज एंडोथेलियल सेल हमारे साथ क्या डिफरेंट वे से फिर बिहेव करते हैं, सही है। इस वजह से इसकी नॉर्मल फंक्शन ये है, हमारे साथ ये एंडोथेलियल सेल कुछ मॉलिक्यूल्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से हमारे साथ नॉर्मली बॉडी में क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता, सही है। एक हमारे साथ ये हेल्थी एंडोथेलियल सेल, हेल्थी एंडोथेलियल सेल रिलीज करते नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या एक रिलीज करते नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है कि ये हमारे साथ वेसल को क्या करते हैं, वेसल को डायलेट रखता है, सही है। नंबर 2 हमारे साथ PGI2 प्रोस्टाग्लैंडिन, सही है। इसका काम क्या है, ये दोनों हमारे साथ वेसल को क्या करते हैं, ब्लड वेसल को वेजो डायलेशन, और जब वेजो डायलेशन होगी तो प्लेटलेट्स हमारे साथ इन टच नहीं आएगा इंटरनल वॉल के साथ, और इस वजह से उसकी क्लॉट नहीं बनेगी, नंबर 1। दूसरा, हमारे साथ जब क्लॉट होता है ना, क्लॉटिंग के लिए हमारे साथ चाहिए एडीपी, ओके, एडीपी। बट ये एंडोथेलियल सेल हमारे साथ रिलीज करता है एक एंजाइम दैट इज नोन एज एडीपी फोस्फेटेज, एडीपी फोस्फेटेज। मैंने परसों आप लोगों को बोला था कि जिस एंजाइम के एंड में फॉस्फेटेज आता है उसका मतलब है कि वो हमारे साथ फास्फेट की क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल से फास्फेट को क्या करेगा, रिमूव करेगा। अब इसके एंड पे क्या है, फास्फेटेज है, तो ये एडीपी क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अगर ये इससे एक फास्फेट को रिमूव करे तो ये हमारे साथ एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में चेंज हो जाएगा। अब ये हमारे साथ क्या प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन नहीं कर सकता, ये हमारे साथ प्लेटलेट्स को एग्रीगेट नहीं कर सकता, तो ये एडीपी फास्फेटेज को हमारे साथ रिलीज करता है। इसके अलावा ये जो हेल्दी एंडोथेलियल सेल है ये हमारे साथ रिलीज करते हैं हेपरीन सल्फेट, क्या रिलीज करते हैं, हेपरीन सल्फेट। और हेपरीन क्या चीज है, हेपरीन सल्फेट ये हमारे साथ एंटीकोआगुलेंट है। इसके अलावा ये रिलीज करते हैं प्रोटीन सी, प्रोटीन सी, प्रोटीन सी इज आल्सो व्हाट, दैट इज एंटीकोआगुलेंट। ये हमारे साथ एक्टिव फैक्टर 5 का और फैक्टर 8 की डिग्रेडेशन करते हैं, प्रोटीन
सी। ओके, और इसके अलावा हमारे साथ ये रिलीज करते टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ओके, तो ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर हमारे साथ क्या करेगा, ये प्लाज्मिनोजन जिसके एंड में ये जेन वर्ड आते हैं ना, जी एन, इसका मतलब है कि ये एन एक्टिव है, ये एन एक्टिव है। और ये प्लाज्मिनोजन को क्या करेगा, प्लाज्मिनोजन को चेंज करेगा किस चीज में, प्लाज्मिन में। और प्लाज्मिन का काम क्या है कि ये जो थ्रोम्बस बना हुआ होता है ना, थ्रोम्बस से उसकी डिग्रेडेशन करता है। सही है, अगर एक थ्रोम्बस बन जाता है तो उसको क्या करेगा, डिग्रेड करेगा। तो ये वो मॉलिक्यूल है जो हमारे साथ हेल्थी एंडोथेलियल सेल रिलीज करते हैं इसको, और इसकी वजह से क्या होगा, हमारे साथ नॉर्मली ब्लड वेसल में जो ब्लड फ्लो करता है वो क्लॉट नहीं होगा। ओके, ये तो हो गया नॉर्मल मैकेनिज्म। सही है, अब इसके बाद जो ब्लीडिंग होती है तो एक उसमें होते हैं सुपरफिशियल ब्लीडिंग, एक हम बोलते हैं कि ब्लीडिंग है ना, ब्लीडिंग में एक होता है हमारे साथ सुपरफिशियल ब्लीड और दूसरा होता है डीप ब्लीडिंग। एक डीप एंड अनदर इज सुपरफिशियल ब्लीडिंग, अब हम डीप ब्लीडिंग किसको बोलेंगे और सुपरफिशियल ब्लीडिंग किसको बोलेंगे। हर वो ब्लीडिंग जो हमारे साथ म्यूकोजा से हो रहा हो, दैट इज सुपरफिशियल ब्लीडिंग। म्यूकोजा क्या है, स्किन, हमारे साथ एक म्यूकोजा है स्किन। सही है, अगर स्किन से एक ब्लीड होता है इसको हम क्या बोलते हैं कि दिस इज अ टाइप ऑफ सुपरफिशियल ब्लीड। ओके, तो बाज औकात आप स्किन पे देखते हो ना बहुत से डिजीज में कि हमारे साथ स्किन पे क्या हो जाते हैं, रेशेस, हेमोरेजिक रेशेस बन जाते हैं। इसमें से एक होते हैं हमारे साथ पेटिके, दूसरा होता है परपुरा और तीसरा हमारे साथ क्या होता है, एकाइमोसिस। ये तीनों के तीनों सेम ही चीज है, सिर्फ साइज का डिफरेंस है, सिर्फ साइज का डिफरेंस है। पेटिके हमारे साथ पिन पॉइंट, लाइक ये मैं टच कर रहा हूं इस तरह, स्मॉल, दैट इज पेटिके। अगर ये हमारे साथ 1 mm तक पहुंच जाए इसको हम क्या बोलते हैं, परपुरा। और अगर ये 2 से ज्यादा हो जाए mm से उसको फिर हम क्या, एकाइमोसिस बोलते हैं, एक पेच बन जाए पूरा। सही है, तो ये हमारे साथ तीनों के तीन क्या है, सेम चीज है। तो हमारे साथ स्किन से अगर ब्लीड हो रहा है स्किन पे, ओके, दैट इज म्यूकोजा, या हमारे साथ जीआईटी का ब्लीड हो रहा है, क्या, जीआईटी ब्लीड मीन कि हमारे साथ क्या, वोमिटिंग कर रहा हो एक बंदा और उसमें क्या आ रहा हो, ब्लड। अगर वोमिट में ब्लड आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, हेमोप्टेसिस। ओके, उसको हम हेमोप्टेसिस बोलते हैं। इसके बाद हमारे साथ स्टूल में हेमोप्टेसिस, ब्लड आ रहा हो, सही है, तो एक स्टूल में जब ब्लड आता है तो एक हमारे साथ रेड प्रिश ब्लड होता है और एक हमारे साथ डार्क ब्लड होता है। सही है, वो जो रेड प्रिश ब्लड होता है ना उसको हम हेमेटोचीजिया बोलते हैं, हेमेटोचीजिया। और दूसरा जो डार्क ब्लड होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज मेलिना। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि ये जो हेमेटोचीजिया होता है ना, रेड प्रिश ब्लड, दिस इज लोअर जीआईटी ब्लड। ओके, और जो हमारे साथ मेलिना होते हैं, डार्क ब्लड होते हैं, दैट इज अपर जीआईटी ब्लड। ओके, अब हमारे साथ ये कैसे, हम कौन सा बाउंड्री है जिसको हम लोअर जीआईटी और दूसरे को हम, अब स्प्लीनिक प्लेक्सर नहीं है, स्प्लीनिक प्लेक्सर, अगर इससे नीचे जीआईटी से क्या हो रहा है, ब्लीड, दिस इज लोअर जीआईटी। और लोअर जीआईटी में हमारे साथ एचसीएल है, नो, सही है, तो वो हमारे साथ क्या करते हैं, वो उसमें आरबीसी की ब्रेकडाउन नहीं हो सकता। और अगर अपर जीआईटी है तो स्टमक में या डिड्यूनम में हमारे साथ एचसीएल होता है, और वो एचसीएल इस ब्लड के आरबीसी को क्या करता है, उसकी डिग्रेडेशन करता है, इसलिए वो हमारे साथ ब्लैक इन कलर होता है। सही है, तो एक हमारे साथ हेमेटोचीजिया हो गया या हमारे साथ मेलिना। ओके, मेलिना, या अगर आपको ये दो वर्ड कोई हेमेटोजिया, ओके,
इसके बाद नेजल ब्लीड, ओके, नेजल ब्लीड को हम क्या बोलते हैं? दिस इज एपिस्टेक्सिस, ओके, नेजल ब्लीड को हम एपिस्टेक्सिस बोलते हैं। ये भी एक म्यूकोजा है, रिस्पिरेटरी भी एक म्यूकोजा है ना, दैट इज एपिस्टेक्सिस, एपिस्टेक्सिस से। या हमारे साथ क्या, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड, दैट इज अ टाइप ऑफ व्हाट, दैट इज म्यूकोजल ब्लीडिंग है ना, एंडोमेट्रियम, दैट इज मेंस्ट्रुअल ब्लीड। तो ये हमारे साथ एग्जाम्पल है किस चीज की, हमारे साथ है एग्जाम्पल सुपरफिशियल ब्लीड की वजह से। और इसका रीजन क्या होता है? रीजन इसका यह है कि हमारे साथ प्लेटलेट्स में कोई डिफेक्ट है। अगर सुपरफिशियल ब्लीड किसी को हो रहा है, इसका मतलब यह है कि हमारे साथ क्या है, इसको प्लेटलेट्स, सुपरफिशियल ब्लीडिंग का क्या, प्लेटलेट्स रीजन होता है, सही है। इसका रीजन हमारे साथ क्या है, प्लेटलेट्स, ओके। इसके बाद हमारे साथ डीप ब्लीडिंग, डीप ब्लीडिंग, डीप ब्लीडिंग में हमारे साथ होता है जॉइंट्स में, अगर कौन सा, हिमोप्टेसिस होता है, हिमोप्टेसिस, ओके, जो हमारे साथ अच्छे देरा बांधे जो भी है स्पेलिंग अपने, लेकिन हिमोप्टेसिस इसको हम बोलते हैं, सही है, ठीक है। स्पेलिंग में मेरी स्पेलिंग थोड़ी वीक है, सही है, सरकारी स्कूल से पढ़ के आए हो तो इसलिए, सही है। तो हमारे साथ जैसे सुपरफिशियल ब्लीड, मतलब तो समझ आ गया ना कि सुपरफिशियल ब्लीड का मतलब क्या है, सही है, ये वर्डिंग बुक में मौजूद है, सही है। इसके बाद जो डीप ब्लीडिंग होता है ना, डीप ब्लीडिंग, अगर हमारे साथ जॉइंट्स में या कार्टिलेज में या बोन में कोई ब्लीडिंग हो रहा है, दैट इज डीप ब्लीडिंग, ओके। तो हमारे साथ जॉइंट्स में, बोन में, सही है, या हमारे साथ जो सर्जिकल कट लग जाए, क्या, सर्जिकल कट से जो ब्लीड हो रहा है, दैट इज नोन एज डीप ब्लीडिंग। और सर्जिकल और या जॉइंट्स या डीप ब्लीडिंग की जो काज होती है, दैट इज क्लॉटिंग फैक्टर। इसका रीजन क्या होगा, दैट इज डिपेंड ऑन क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर्स, ओके, इसके लिए क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब जब हम ये प्लेटलेट्स की डिसऑर्डर का पता करते हैं ना, प्लेटलेट्स के डिसऑर्डर का, इसके लिए हम चेक करते हैं बीटी, ब्लीडिंग टाइम। इसके लिए क्या चेक करेंगे, ब्लीडिंग टाइम, ये एक टेस्ट होता है बीटी, ब्लीडिंग टाइम। ये नॉर्मली हमारे साथ 2 to 9 मिनट्स इसका होता है, और एवरेज टाइम जो इसका है दैट इज 7 मिनट, ओके। तो नॉर्मल दिस इज फ्रॉम 7 to 9। अगर 9 मिनट्स तक हमारे साथ ब्लीड ना रुक जाए तो हम बोलते हैं कि इसका ब्लीडिंग टाइम क्या हुआ है, ज्यादा हुआ है, सही। तो ये हम चेक करते हैं किस चीज से, ब्लीडिंग टाइम से, सही है। अब हमारे साथ क्लॉटिंग टाइम को हम चेक करते हैं ना, हम क्लॉटिंग को हम चेक करते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर के डिफेक्ट को हम चेक करते हैं सीटी, क्लॉटिंग टाइम से। ये कितना होता है, दिस इज 5 मिनट्स, ये 5 मिनट्स तक होता है, सही है। और फिर अगर हम डिफरेंट फैक्टर्स को मालूम करते हैं कि ये कौन से फैक्टर की है, सही है, क्योंकि इसकी जब एक्टिवेशन होती है, आगे हम पढ़ रहे हैं, एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे। अगर उसको हमने चेक करना है तो इसके लिए फिर हम करते हैं एक पीटी एंड एपीटीटी, सही है। तो अब अगर एक बंदा है, सही है, सिंपल आपके साथ आ जाते हैं ना बच्चे कि उसमें हमने सरकमसिजन किया हुआ है, सही है, और उसके जो पिछले कजन्स थे ना, कजन्स, उसमें भी उसका सरकमसिजन किया हुआ है और अभी ब्लीड नहीं रुक रहा, सही। व्हाट इज द कॉज, तो वो सर्जरी होती है ना, सरकमसिजन इज अ टाइप ऑफ सर्जरी, सही है। तो उसमें हमें पता चलता है कि क्लॉटिंग का कोई डिफेक्ट है, क्लॉटिंग फैक्टर का, सही है। तो हम कौन सा टेस्ट उसको लिख के देंगे, उसको हम लिख के सीटी, पीटी या एपीटीटी।
और ये स्पेशली हमारे साथ कंजेनाइटल की तरफ इशारा कर रहे हैं क्योंकि उसके कजन में भी था। तो द रीजन इज हेमोफीलिया। ये हेमोफीलिया एक कंजेनाइटल कंडीशन है, सही है। तो उसमें पिक्टर 1, पिक्टर 9, सही है, और पिक्टर 11, और ये जितने भी पिक्टर है ये इंट्रिंसिक पाथवे में आता है। तो इंट्रिंसिक पाथवे के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, उसको चेक करने के लिए, दैट इज एपीटीटी, ओके। और ये जो एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए हम करते हैं ना, पिक्टर 7 को चेक करने के लिए, दैट इज पीटी, ओके। तो ये हमारे साथ क्या है, ब्लीडिंग की टाइप्स। अब एक बंदे से ब्लीडिंग हो रही है, सही है, वो नॉर्मली कैसे स्टॉप होता है, सही है। और स्टॉपेज ऑफ द ब्लीडिंग इज नोन एज हीमोस्टेसिस। एक होता है होमियोस्टेसिस और एक होता है हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस का मतलब ये होता है, सही है, कि हमारे साथ एक बंदे को कट लगी हुई है और वो ब्लड हमारे साथ क्या रुकने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हीमोस्टेसिस। हीमियोस्टेसिस का मतलब है होमियोस्टेसिस का, सॉरी, होमियोस्टेसिस का मतलब है कि हमारे साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम, सीवीएस, सही है, या मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम या न्यूरॉन्स, सीएनएस, हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कैसे एडजस्ट करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, होमियोस्टेसिस, ओके। लेकिन आज हमने हीमोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस का सिंपल मतलब है स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। अब ये जो स्टॉपेज होती ना होमियोस्टेसिस, इसके 2 टाइप्स है, सही है। एक को हम बोलते हैं प्राइमरी हेमोस्टेसिस एंड सेकंड इज सेकेंडरी हेमोस्टेसिस, ओके, सेकेंडरी हेमोस्टेसिस। अब ये हमारे साथ सिंपल एक ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल सिंपल, ये ब्लड वेसल है। और जब ब्लीडिंग होती है इट्स मीन कि एंडोथेलियल सेल क्या हुआ है, डैमेज हो चुका है। जब एंडोथेलियल सेल डैमेज होगा तो इसकी नॉर्मल फंक्शन क्या हो जाएगी, चेंज, ओके। अब अल्टर हो जाएंगे इसके नॉर्मल फंक्शन। याद रखना कि प्लेटलेट्स का डायरेक्ट हमारे साथ कोई रिसेप्टर नहीं है कि हमारे साथ ये एंडोथेलियल सेल डैमेज हो जाए, सही है, और ये आके यहां पे इसके साथ, इस वॉल के साथ अटैच हो जाए, आके इस वॉल के साथ क्या हो जाए, अटैच हो जाए, सही है। तो हमारे साथ जब ये प्लेटलेट्स डैमेज हो जाए ना, तो इस डैमेज एंडोथेलियल सेल से हमारे साथ क्या कुछ केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं, कुछ केमिकल। पहले हमारे साथ क्या होगा, प्राइमरी हेमोस्टेसिस। अब हमारे साथ जब ये फर्स्ट जो रिस्पांस होगा ना, ये हमारे साथ एक मायोजेनिक रिस्पांस और एक न्यूरोजेनिक रिस्पांस होगा, सही है। न्यूरोजेनिक रिस्पांस हो जाएगा, सही है, उसको क्या हो जाएगी, जैसे हमारे साथ इधर डैमेज हो जाए, सही है, तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, नर्व भी यहां पे होंगे ना, तो वो सेंसरी नर्व ब्रेन में मैसेज लेके जाता है कि क्या हो गया, प्लान बॉडी में प्लानी जगह पे क्या हो गया, डैमेज हो गई, सही है। जब वो सेंसरी, तो बैक पे क्या आएगा, बैक में सीएनएस उसको कोई रेस्पॉन्स शो करेगा। रेस्पॉन्स क्या शो करेगा कि ये जो मीडिया है ना, मीडिया, तो उसमें क्या है, उसमें हमारे साथ मसल्स है, स्मूथ मसल्स, और वो स्मूथ मसल क्या हो जाएंगे, कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे, सही है। और ये एंडोथेलियल सेल क्या करेगा, एक ये रिलीज कर देगा हमारे साथ एंडोथिलीन, ओके। एंडोथिलीन क्या करते हैं, एंडोथिलीन भी हमारे साथ ब्लड वेसल को क्या कर लेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा। तो फर्स्ट जो हमारे साथ प्राइमरी हेमोस्टेसिस में जो फर्स्ट रिस्पांस है वो क्या होगा कि ये जो एंडोथेलियल सेल है
ये हमारे साथ क्या, एक तो एंडोथिलीन को रिलीज करेगा, एंडोथिलीन, दूसरा साथ में मायोजेनिक एंड न्यूरोजेनिक रेस्पॉन्स, ओके। इसकी वजह से क्या होता है, वेजो कंस्ट्रक्शन। ये दोनों, तो फर्स्ट स्टेप जो प्राइमरी रेस्पॉन्स में है ना, दैट इज वेजो कंस्ट्रक्शन, फिर ये जो एंडोथेलियल सेल है ये रिलीज कर लेगा वन वेलेब्रेंट फैक्टर। क्या रिलीज करते हैं, वन वेलेब्रेंट फैक्टर। ये हमारे साथ वन वेलेब्रेंट फैक्टर इज ये एंडोथेलियल सेल, एंडोथिलीन इसने रिलीज किया, एक ये रिलीज करेगा फैक्टर 8। जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स है ना, ये एमसीक्यूज अपने साथ लिख लो, all the clotting factor are synthesized by hepatocyte, livers उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट फैक्टर 8 फैक्टर 8, ओके, वो हमारे साथ फैक्टर 8 रिलीज करेगा। ये मेरा अपना भतीजा है, इसका ये हाल है, डबल सीट तक है ना, फैक्टर 8 रिलीज करेगा, सही है। इसके बाद हमारे साथ ये फैक्टर 8 रिलीज, एक फैक्टर 8 और एक ये वन वेलेब्रेंट फैक्टर रिलीज करेगा, वन वेलेब्रेंट फैक्टर। ये जो वन वेलेब्रेंट फैक्टर है ना भाई, ये आ जाएगा और यहां पे जो एंडोथेलियल सेल है, ये जो डैमेज सेल है, यहां पे अटैच हो जाएगा, यहां पे अटैच हो जाएंगे, क्योंकि प्लेटलेट्स के साथ खुद ऐसे रिसेप्टर नहीं है कि वो यहां पे बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ क्या हो जाए, अटैच हो जाए। तो ये एंडोथेलियल सेल क्या करेगा, ये वन वेलेब्रेंट फैक्टर को क्या करेगा, रिलीज करेगा, वन वेलेब्रेंट फैक्टर। ये आके यहां पे अटैच हो गए। एक एक बात को नोट करो, सही है, क्योंकि अगर ऐसा कोई डिजीज आ गया कि उसमें हमारे साथ वन वेलेब्रेंट फैक्टर की डिफिशियंसी आ गई, फिर हमारे साथ ये ब्लीड रोक सकता है, नो, सही है। तो वन वेलेब्रेंट फैक्टर क्या हो गए, अटैच हो गए यहां पे। जब ये वन वेलेब्रेंट फैक्टर अटैच हो जाए ना, तो हमारे साथ प्लेटलेट्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स के साथ ऐसे रिसेप्टर मौजूद है जो इनको वन वेलेब्रेंट फैक्टर को अटैच हो जाए, वन वेलेब्रेंट फैक्टर को क्या हो जाए, अटैच हो जाए। तो प्लेटलेट्स क्या करेंगे, वो आके यहां पे इस वन वेलेब्रेंट फैक्टर को क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, इस रिसेप्टर के थ्रू, सही है। ये हमारे साथ रिसेप्टर के थ्रू वन वेलेब्रेंट फैक्टर के साथ क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। और ये जो रिसेप्टर है ना प्लेटलेट्स पे, वो रिसेप्टर जिसके थ्रू वो वन वेलेब्रेंट फैक्टर के साथ अटैच हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, GP1B, ओके। इसको हम बोलते हैं GP1B, ग्लाइकोप्रोटीन 1B, ओके। इस रिसेप्टर, ये जो प्लेटलेट्स अटैच हो रहे, ये दूसरे प्लेटलेट्स के साथ अटैच हो रहे या हमारे साथ एंडोथेलियल सेल के साथ अटैच हो रहे। एक प्लेटलेट्स उठ के ना एक नॉन प्लेटलेट सरफेस के साथ अटैच हो रहे, और इसको हम, अगर प्लेटलेट्स नॉन प्लेटलेट सरफेस के साथ अटैच हो रहा हो, इसको हम क्या बोलते हैं, एडहेजन बोलते हैं। दिस इज एडहेजन। तो प्राइमरी हीमोस्टेसिस में दूसरा हमारे साथ क्या होगा, प्लेटलेट्स एडहेजन, ओके। अब जब ये प्लेटलेट्स इसके साथ अटैच हो गए ना, तो ये हमारे साथ क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। ये प्लेटलेट्स क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे।
और जब ये एक्टिव हो जाए तो ये एक मॉलिक्यूल रिलीज करेगा एंड दैट इज नोन एज एडीपी। क्या? ये एडीपी रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? एडीपी। सही है, एडिनोसिन डाई फास्फेट। और मैंने आप लोगों को बोल दिया कि एडीपी हमारे साथ क्या करते हैं? कोआगुलेशन को फेवर करते हैं। वो क्या करते हैं? कोआगुलेशन को फेवर करते हैं। अब जब ये एडीपी ये रिलीज करे ना तो ये उठ के हमारे साथ सेम इस ही प्लेटलेट्स पे दोबारा एक्ट करेंगे, इस ही रिसेप्टर। और इसका जो रिसेप्टर है ना हमारे साथ प्लेटलेट्स पे, उसका नाम है P2Y12। P2Y12 भाई हम जब फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, ऐसे ड्रग है जो इस P2Y12 को ब्लॉक करते हैं। जब ये रिसेप्टर ब्लॉक होगा तो फिर हमारे साथ क्या होते हैं? हमारे साथ क्लोटिंग नहीं होगा। सही है, हमारे साथ ब्लड क्लॉट नहीं होगा। सही है, तो ये एडीपी उठ के हमारे साथ क्या इस रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है ना? ये जब इसके साथ एडहेजन करता है तो एडहेजन की वजह से ये एक्टिव हो जाएगा। जब एक्टिव हो जाए तो ये एडीपी को रिलीज कर देगा। और वो एडीपी, इसने ये एडीपी रिलीज किया, एडीपी, और ये एडीपी दोबारा इस प्लेटलेट्स पे ही एक्ट करेगा। और इस प्लेटलेट्स को बोलते हैं कि आप बाकी प्लेटलेट्स के लिए क्या करो? रिसेप्टर एक्सप्रेस करो अपने सरफेस पे। सही है, तो ये प्लेटलेट्स बाकी प्लेटलेट्स के लिए क्या करेगा? रिसेप्टर एक्सप्रेस करेगा इसी तरह। सही है, ये जो रिसेप्टर है ना, ये जो दूसरे, इसको हम बोलते हैं कौन से? GP2B3A। सही है, ये जो रिसेप्टर है ये GP2B3A, ये रिसेप्टर। और अब जब हमारे साथ यहां पे प्लेटलेट्स पास होंगे ना, ये तो इस रिसेप्टर को देखेंगे। सही है कि ये तो जानने वाला बंदा है, ये भी आ जाएगा इसके पास। सही है, और ये भी ये रिसेप्टर एक्सप्रेस कर रहा है ना, तो सेम रिसेप्टर क्या करेगा? ये भी एक्सप्रेस कर देंगे। सही है, और ये जो रिसेप्टर होते हैं तो ये हमारे साथ क्या, ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। किस मॉलिक्यूल के थ्रू? पेब्रेन के मॉलिक्यूल के थ्रू। पेब्रेन, सही है, पेब्रेन मॉलिक्यूल के थ्रू। सही है, ये हमारे साथ पेब्रेन मॉलिक्यूल है। पेब्रेन, देखो ये हर एक स्टेप, इसलिए अगर पेब्रेन नहीं है फिर ये अटैच हो जाएंगे? नो, ब्लीडिंग होगा। अगर ये रिसेप्टर म्यूटेटेड हो जाए ये हमारे साथ एग्रीगेट हो जाएगा? नो। सही है, अगर ये वाले रिसेप्टर, ये सारे के सारे डिजीज है, आगे हम पढ़ रहे हैं। सही है, लेकिन पहले आप समझो कि इसका मतलब क्या है। अब ये जो प्लेटलेट्स अटैच हो रहे हैं दूसरा, तो ये हमारे साथ प्लेटलेट्स पे अटैच हो रहे हैं या किसी नॉन प्लेटलेट सरफेस पे अटैच हो रहे हैं? प्लेटलेट सरफेस पे अटैच हो रहे हैं। इसको अगर एक प्लेटलेट्स दूसरे प्लेटलेट सरफेस के साथ अटैच हो रहा हो ना, इसको हम प्लेटलेट्स एग्रीगेशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। तो प्राइमरी हीमोस्टेसिस में पहले हमारे साथ वेजो कंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद प्लेटलेट्स एडहेजन, तीसरे पे हमारे साथ क्या? प्लेटलेट्स एक्टिवेशन। प्लेटलेट्स एक्टिव हो गया, उसने क्या किया है? एडीपी को रिलीज किया है, और फिर एडीपी ने क्या किया है? एग्रीगेशन किया हुआ है। सही है, तो ये हमारे साथ प्लेटलेट्स एक्टिवेशन, ओके। और फोर्थ, प्लेटलेट्स एक्टिवेशन के बाद हमारे साथ क्या हो गया? प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। अब ये जो प्लग बने हुए हैं इस तरह, ये डिफरेंस प्लेटलेट्स का, ये एक दूसरे के साथ अटैच, ये हमारे साथ क्या हो सकता है? अगर ब्लड की तेज फ्लो आ गई ना, तेज फ्लो, तो ये इसको डैमेज करके बहा के ले जा सकते हैं। सही है, इसको हम प्राइमरी प्लेटलेट्स प्लग बोलते हैं। ये जो प्लग बन गया ना, तो ये हमारे साथ प्राइमरी प्लेटलेट्स प्लग। तो प्राइमरी हीमोस्टेसिस का काम है ना, ये क्या है हमारे साथ? इसका काम यही है कि ये हमारे साथ प्राइमरी प्लेटलेट्स प्लग बनाए। प्राइमरी हीमोस्टेसिस का क्या काम है? कि ये प्राइमरी
प्लेटलेट प्लग बनाए, सही है। ये हमारे साथ प्राइमरी। अब सेकेंडरी हेमोस्टेसिस। सेकेंडरी हेमोस्टेसिस का काम ये है